हेलो दोस्तों, मैं आज आपके पास में लेके आया हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट 7, जिसके अंदर हम जानकारी लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। कल तक जो अपन ने पढ़ा था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानकारी ली थी कि कोई भी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ के एरिया जिसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है, दोनों के बीच पे फोर्स एक्सप्रेस होता है, तो वो हमारे पास पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। लेकिन आज हम जानकारी ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, हम जानकारी ले रहे हैं। तो देखिए इधर हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम कैसे बताते हैं, क्या चीज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए इधर यहाँ पे सपोज कीजिए अगर हमारे पास है प्लस क्यू चार्ज है और एक हमारे पास है माइनस क्यू चार्ज है। आपको पता है प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है और माइनस क्यू चार्ज हमारे पास पे क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को लेती है। प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकली, माइनस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ रही है, ये बाहर निकल रही है, अंदर आ रही है, ये बाहर निकल रही है, ये अंदर आ रही है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर वी डिटरमाइन द वेयर वी ड्रॉ अ टेंजेंट टू गेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इट इज डिटरमाइंड एज द इट इज डिफाइंड एज द टू रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे हमारे पास में क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, टू रिप्रेजेंट द या फिर टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को कौन रिप्रेजेंट करता है, हमारे पास पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करती है। इसके अलावा व्हेन वी ड्रॉ अ टेंजेंट, व्हेन वी ड्रॉ अ टेंजेंट, then we get the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर हम क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हर एक पॉइंट के ऊपर। तो जैसे अगर मैंने इनके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो क्या रिप्रेजेंट करती है, हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो मैं आपको बता देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है हमारे पास है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दोस कर्व्स, ये भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दोस कर्व्स वेयर वी रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा व्हेन वी ड्रॉ अ टेंजेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देन वी गेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे पास पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर, तो हमारे पास पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जिससे हमारे पास पे इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारे को डायरेक्शन पता करती है। ध्यान से देखिए हमने क्या किया है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर हमने क्या किया है, टेंजेंट ड्रॉ किया है। तो अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो इससे हमारे पास में क्या मिल रहा है, डायरेक्शन मिल रही है हमारे को, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो अब ध्यान से देखिए आगे हमारे पास में क्या आती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है प्रॉपर्टीज। इसके आपके पास में बोर्ड के अंदर कई बार क्वेश्चन आ चुका है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं आपको फिर बताना जा रहा हूं कि आपके पास में प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। बोर्ड एग्जाम के अंदर आरबीएससी या सीबीएसई कोई सा भी बोर्ड एग्जाम हो आपके पास पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज आपसे पूछी गई है और पूछी जाती हैं। तो उसको आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली ध्यान रखना है, एक एक पॉइंट और एक एक चीज के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपके पास पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज का पहला पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नेवर बी कंटिन्यूअस। यहाँ पे हमारे पास पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नेवर बी कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस नहीं होती, यानी हमारे पास पे कंटिन्यूअस लूप नहीं बनाती हमारे पास पे, है ना। आर नेवर मेक कंटिन्यूअस लूप। ये कंटिन्यूअस लूप का कैसे मतलब, जैसे कि अगर प्लस से जा रही है माइनस, फिर माइनस से प्लस, तो ये लूप बनता है, लेकिन इसमें लूप नहीं बनता। यहाँ पे हमारे पास में प्लस से माइनस में जाती है, बस खत्म हो जाती है, फिर माइनस से वापस प्लस में नहीं आती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास में कंटिन्यूअस लूप नहीं बनाती। लेकिन मैं आपको एक अभी बता रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है हमारे पास है वो लूप बनाती है। समझ में नहीं, अपन बाद में बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन फिर भी बताता हूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक लूप बनाती है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लूप नहीं बनाती है, कंटिन्यूअस लूप नहीं बनाती है। प्लस से जाती है माइनस में केवल आ जाती है, इसके बाद माइनस से प्लस में नहीं आती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर ब्रेक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर ब्रेक बिटवीन द चार्जेस। सपोज कीजिए हमारे पास पे प्लस क्यू चार्ज है
ये माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकली और माइनस क्यू चार्ज के अंदर एंटर करती है, तो बीच में ब्रेक कभी नहीं करती है। ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चली फिर ब्रेक आ गया, बीच में गैप आ गया, फिर वापस से स्टार्ट हो गई, ऐसा कभी नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअसली ही मूव करती है हमारे पास है, प्लस से माइनस तक लगातार हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी हुई है। समझ में आई है? यानी ऐसा नहीं होता कि पहले बन रही है फिर बीच में ब्रेक हो गई फिर बन रही है, ऐसा कभी नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर ब्रेक बिटवीन द चार्जेस, चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी ब्रेक नहीं करती है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है हमारे पास में, ध्यान से सुन लीजिए, नेवर हमारे पास से कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर बिकॉज, क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती है? क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल विद ईच अदर। ये भी आ जाता है क्वेश्चन, व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल विद ईच अदर, या फिर व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। दोनों का एक ही मतलब है। तो हमारे को ये बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल विद ईच अदर बिकॉज इफ दे आर इंटरसेक्ट, अगर ये इंटरसेक्ट करती हैं तो एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट हमारे पास में दो डायरेक्शन मिलती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। यहाँ पे हमारे पास में दो टेंजेंट बनेगी, ठीक है। अब हर एक पॉइंट की एक टेंजेंट ही बनेगी तो उससे हमारा, लेकिन एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट हमारे पास में दो टेंजेंट बन रही है और दो टेंजेंट से हमारे को दो डायरेक्शन मिल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर बिकॉज इफ इट इज डू सो then we get two direction of electric field which is not possible, ये आपको ध्यान रखना है हमारे पास में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर, कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट वी गेट द टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल ही हमारे पास पे नहीं होता है। ये चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है, समझना है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में, ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कभी भी कंटिन्यूअस लूप नहीं बनाती, बीच में ब्रेक डाउन नहीं करती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर बिकॉज इफ इट इज डू सो देन वी गेट द टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज इम्पॉसिबल एट ऑल। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है जिसके बारे में पढ़ते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, नंबर, क्वांटिटी, अगर हम यहाँ पे मेन चौथी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन क्लोज्ड लूप, क्लोज लूप के अंदर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यानी एक कोई बंद कमरे, ये एक पॉइंट भी आता है, एक लॉ है एक हमारे पास में, गाउस लॉ, जो हमारे पास में नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, तो उसका ही मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ, द इलेक्ट्रिक, कि हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कितनी संख्या कितनी होती है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन क्लोज लूप, कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अंदर है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ कि ये गोल, ये अगर हमारे पास एक स्फीयर है, इस पे कोई क्यू चार्ज है, तो इसके अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी, तो इसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये एक फॉर्मूला होता है कि जितना चार्ज है उसको उसकी परमिटिविटी से डिवाइड कर देते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते ही हो, 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास पे इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल के आई है। ये हमारे पास पे एक लॉ भी है जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, गाउस लॉ है, ये नेक्स्ट चैप्टर के अंदर इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे। तो ये हमने 4 प्रॉपर्टी मेजर पढ़ी है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हमने जाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी कंटिन्यूअस नहीं होती, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी ब्रेक नहीं करती, या फिर अगर हमारे को नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालनी होती है तो किसी भी चार्ज पार्टिकल्स के अंदर किसी भी क्लोज लूप का जितना हमारे पास में अंदर चार्ज प्रेजेंट है उसको उसकी परमिटिविटी से हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमने आज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में जाना है। अब मैं आपके पास में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रहा हूँ जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक छोटा टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आगे जो हम पढ़ेंगे ध्यान से देख लीजिए,
आगे जो हम पढ़ने वाले हैं, आगे हमारे पास में 3 डेरिवेशंस आते हैं, वो 3 डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाता है हमारे पास में। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर यानी पार्ट 8 के अंदर मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा। ध्यान से देखिए हमारे पास में ये दे रखा है, ध्यान से सुनिए कि हमारे पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट when the two same magnitude of charges but opposite in nature, two same magnitude of point charge, ऐसे लिख दीजिए, two same magnitude of point charge, ठीक है। when the two same magnitude of point charge takes place but opposite in nature, then the dipole is produced between the charges। यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर सपोज कीजिए कि दो पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड बहुत कम हो, ठीक है, जिसकी वैल्यू बहुत कम हो, या फिर अगर वैल्यू ज्यादा है तो दोनों चार्जेस जो अगर टेक्स प्लेस कर रहे हैं तो दोनों चार्जेस का गैप ज्यादा हो जाए, यानी द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड इज डिक्रीजेस एज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी उनकी डिस्टेंस के बेसिस पे चार्ज की वैल्यू के अंदर कम ज्यादा होना। यानी अगर मैं बात करूं दो पहाड़ है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, तो अगर मैं बात कर रहा हूं तो दोनों एक दूसरे के लिए पॉइंट चार्ज हो गए क्योंकि दोनों का गैप ज्यादा हो गया हमारे पास में, ठीक है। या फिर एक छोटे छोटे से पार्टिकल लेके आ रहा हूँ और उनको कितना ही पास पे रख दो लेकिन उनका मैग्नीट्यूड बहुत कम है, तो वो पॉइंट चार्ज है हमारे पास पे। ऐसे हम पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं कि हमने दो मैग्नीट्यूड, दो पॉइंट चार्ज रखे हैं हमने यहाँ पे, एक -q और एक +q, दोनों का क्या है हमारे पास पे सेम मैग्नीट्यूड है, यानी अगर यहाँ पे -1 कूलम है तो यहाँ पे भी +1 कूलम होगा, लेकिन नेचर अलग अलग होता है। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में क्या क्रिएट होता है, डाइपोल क्रिएटेड होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है डाइपोल, इन दोनों को कितनी बीच की डिस्टेंस ली मैंने 2a ली है। यहाँ पे 2a लेने का भी एक कारण है क्योंकि चार्जेस हमारे पास पे सेम है, ठीक है, तो हमारे पास पे इसको 2a बांट लेते हैं, हमारे पास पे 2a डिस्टेंस लेके चलते हैं, लेकिन डिस्टेंस 2a ही रहती है, मतलब जैसे r डिस्टेंस लेके चलते हैं उसी को हम 2a ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पे इट इज डिनोट एज p से डिनोट करते हैं, इट्स वेक्टर क्वांटिटी, याद रखना ये कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है डाइपोल का, यहाँ पे डाइपोल का फॉर्मूला होता है कितना चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, यानी डाइपोल मोमेंट का, व्हेन द टू सेम मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्जेस आर टेक्स प्लेस बट अपोजिट इन नेचर, देन द डाइपोल इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन द चार्जेस, दोनों चार्जेस के बीच में डाइपोल क्रिएट होगा, विच इज डिफाइंड एज, अगर हम बात करते हैं इट इज डिफाइंड एज, अगर बात करें इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, ये हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, तो फॉर्मूला होता है जो चार्ज का प्रोडक्ट होता है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस है, मतलब जो चार्ज है कोई भी एक चार्ज ले, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, यानी हमारे पास है एक कोई भी चार्ज ले ले और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2a से, अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटी में, ये हमारे पास है डाइपोल होता है। डाइपोल का फॉर्मूला हो गया चार्ज इनटू डिस्टेंस, कितना चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, कितनी डिस्टेंस होती है। अच्छा, आपके पास में डाइपोल की एक और चीज बता देता हूँ, डाइपोल की डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होती है, डाइपोल की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, माइनस से प्लस की तरफ होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस होती है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की माइनस से प्लस तक होती है, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट साथ में लिखते रहे, एसआई यूनिट ऑफ पी, इस चार्ज की होती है कूलम और इसकी होगी मीटर, तो कूलम मीटर इसकी एसआई यूनिट होगी। डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या होगी, कूलम का होता है हमारे पास से a1 t1 और इसकी होगी L1, तो कितनी होगी हमारे पास पे, कितनी होगी हमारे पास है a1 t1 और ये होगी L1, ये वैल्यू होगी हमारे पास है डायमेंशन की। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमने पूरी तरीके से जानकारी ली है
क्या कि when the two same magnitude of point charges are takes place but opposite in direction, दोनों के बीच में डायपोल क्रिएट होगा। डायपोल हमने निकाल लिया। डायपोल का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज को उसकी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें, डायपोल की डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होती है। अगर डायपोल के एग्जांपल अगर आपसे पूछे जाते हैं, एग्जांपल्स आप लिख सकते हो। यहाँ पे हमारे पास है CO2 NH3, इसके अंदर डायपोल क्रिएट होते हैं एटसेट्रा। इनमें हमारे पास पे ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर डायपोल मूवमेंट बनता है, डायपोल मूवमेंट क्रिएट होता है। हाइड्रोजन एक जैसे हमारे पास है, बात कर लिया, हाइड्रोजन के बीच में भी होता है। इसके अलावा हमारे पास O2, इसमें भी होता है एटसेट्रा। इनमें डायपोल बनते हैं क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है बट डिफरेंट नेचर होता है, तो यहाँ पे भी डायपोल हमारे पास पे बनता है। ठीक है, ये हमारे पास पे देखते हैं डायपोल मूवमेंट के एग्जांपल हो गए और ये डायपोल मूवमेंट हमारे पास पे क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जानेंगे क्या कि कैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का एक्सियल पॉइंट पे, मतलब एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना और इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, या फिर टॉर्क कैसे जनरेट होता है, उसके बारे में हम पूरी तरीके से आश्वस्त होंगे, उसके बारे में पूरी तरीके से पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बिल्कुल तरीके से पढ़ेंगे। पार्ट 8 के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कमेंट बॉक्स में जाके प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं।